नमस्कार, मैं हूं विमल सिंह। केदारनाथ उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। धामी सरकार और कांग्रेस के लिए इम्तिहान का समय आ गया है। ये महज एक उपचुनाव नहीं है, बल्कि भाजपा और कांग्रेस के लिए कई मायनों में अहम चुनाव है। कांग्रेस अपनी खोई जमीन को वापस पाने के लिए हर हाल में इस सीट पर जीत दर्ज करना चाहती है। बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर के उपचुनाव में जीत के बाद उत्साहित कांग्रेस अगर केदारनाथ भी जीत जाती है तो ये उसके लिए 2027 की तैयारी के लिए एक अहम कारक साबित हो जाएगा। एक बढ़िया प्लेटफॉर्म यहाँ से बन जाएगा और साथ ही कांग्रेसी ये संदेश देने में भी कामयाब हो जाएंगे कि पूरे प्रदेश में भाजपा के प्रति लोगों में नाराजगी बढ़ रही है और कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सीट को बचाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि पिछले जो 2 उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली है उसमें भाजपा के पास कहने के लिए ये जरूर था कि दोनों सीटें बद्रीनाथ और मंगलौर भाजपा के पास नहीं थी, लेकिन केदारनाथ के मामले में ऐसा नहीं है। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी और अब इसमें उपचुनाव हो रहे तो भाजपा के लिए अपनी सीट बचाना और साख बचाना दोनों जरूरी हो गया है। साथ ही पिछले जो 2 उपचुनाव में हार से धामी सरकार पर डेंट लगा है उसको भी जीत से भरना चाहेंगे। साथ ही धामी सरकार का पार्टी हाईकमान के सामने कद बरकरार रहेगा ही। और दूसरा, केदारनाथ धार्मिक क्षेत्र है, पूरे देश में केदारनाथ प्रसिद्ध है, इसलिए अयोध्या और बद्रीनाथ के बराबर ही पूरे देश में यहाँ से राजनीतिक संदेश जाएगा। पूरे देश की निगाह इस सीट पर लगी रहेगी कि यहाँ पे भाजपा किस तरह का प्रदर्शन करती है, क्योंकि अयोध्या में जब भाजपा को हार मिली थी तो पूरी देश में इसकी चर्चा हुई थी और उसके बाद बद्रीनाथ चुनाव हारना भाजपा के लिए असहनीय हो गया था। और अभी इसी साल लगातार तीसरा ये धार्मिक क्षेत्र है जहाँ पे चुनाव है और भाजपा को यहाँ पे कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भाजपा और कांग्रेस हर हाल में यहाँ जीत दर्ज करना चाहेगी, क्योंकि इस सीट के परिणाम का असर पूरे देश में होगा, पूरे देश में इसकी चर्चा होगी। अब थोड़ा इस सीट पर उम्मीदवारों के नाम आ रहे हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से अगर जिन नामों पे चर्चा चल रही है उसमें पूर्व विधायक आशा नौटियाल, इसी क्षेत्र से दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत, कर्नल अजय कोटियाल, कुलदीप रावत, और अगर कांग्रेस की बात करें तो पूर्व विधायक मनोज रावत, हरक सिंह रावत, कुंवर सिंह सचवाण, और इसके अलावा और भी कई नाम चर्चा में हैं। दोनों पार्टियों ने प्रत्याशियों के चयन के लिए अपने अपने स्तर से प्रयास शुरू कर दिए हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट का अगर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कुछ पेचीदा रहा है और भाजपा और कांग्रेस के लिए ऐसी स्थिति रही है जिसको समझना काफी मुश्किल पहले भी रहा है और अभी भी अगर समीकरण के हिसाब से देखें तो ये काफी मुश्किल दोनों के लिए रहेगा। इस सीट पर अब तक जो चुनाव हुए हैं, पहले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 2012 में कांग्रेस ने शैला रानी रावत को टिकट दिया और वो जीत गई, लेकिन 2016 का जो राजनीतिक घटनाक्रम था उसमें शैला रानी रावत भी शामिल हुई थी और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। भाजपा ने 2017 में उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया, लेकिन पूर्व विधायक आशा नौटियाल पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गई। कांग्रेस ने मनोज रावत को यहाँ से टिकट दिया और कुलदीप रावत निर्दलीय मैदान में उतर गए। जब परिणाम आया तो कांग्रेस के मनोज रावत 13,906 वोट लेकर के जीत दर्ज कर लेते हैं और दूसरे नंबर पे रहते हैं निर्दलीय कुलदीप रावत, जिनको 13,037 वोट मिले। और मनोज रावत और कुलदीप रावत में जीत का अंतर मात्र 865 वोट था। भाजपा से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली आशा नौटियाल 11,786 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रही और भाजपा की प्रत्याशी शैला रानी रावत 11,472 वोटों के साथ चौथे नंबर पर रही। वोटों का अंतर अगर देखा जाए 2,000 के आसपास ही चारों प्रत्याशियों के बीच में वोटों का अंतर रहा। 2022 में भारतीय जनता पार्टी आशा नौटियाल को मनाने में सफल रही, जिसके बाद भाजपा ने शैला रानी रावत को दोबारा यहाँ से प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस से मनोज रावत और कुलदीप रावत फिर निर्दलीय मैदान में उतर गए। 2017 में 11,000 वोट के साथ चौथे नंबर पर रहने वाली शैला रानी रावत 2022 में 21,886 वोट लाने में कामयाब रही और बम्पर जीत दर्ज की। यहाँ पर भी निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप रावत
13,423 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे, जबकि कांग्रेस के मनोज रावत 12,557 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। कुलदीप रावत और मनोज रावत के वोटों में ज्यादा अंतर नहीं आया, मामूली सा उतार चढ़ाव रहा। कुलदीप रावत के वोटों में थोड़ा बढ़ोतरी हुई और मनोज रावत के वोटों में कुछ कमी आई, लेकिन शैला रानी रावत के वोटों में सीधे 10,000 से ज्यादा का इजाफा हो गया था। तो ऐसे में अभी ये कयास लगाने काफी मुश्किल है कि यहाँ पे कौन प्रत्याशी और कौन सी पार्टी किस स्तर का प्रदर्शन कर पाएगी। दरअसल यहाँ पे कई ऐसे हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। कुलदीप रावत जिन्होंने 2 चुनाव निर्दलीय लड़े, वर्तमान में वो भाजपा में शामिल हो गए हैं और वो भी टिकट के दावेदार हैं। चर्चा चल रही है कि कुलदीप रावत को अगर टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं। कई जगह पर उन्होंने खुद इंटरव्यू में इस बात को कहा है कि उनके पास निर्दलीय लड़ने का भी विकल्प खुला हुआ है और अगर कुलदीप रावत निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो इसका भाजपा को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर कांग्रेस से कोई निर्दलीय अगर चुनाव लड़ लेता है तो उनके लिए काफी असहज स्थिति हो जाएगी। केदारनाथ क्षेत्र में कुछ मुद्दे ऐसे रहे जिसमें सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। खासकर दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने को लेकर के सरकार की काफी किरकिरी हुई थी और उसके बाद सरकार ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने के निर्माण पर रोक भी लगा दी थी, लेकिन इसका एक पूरा मैसेज भी केदार घाटी में गया है। पिछले दिनों बरसात में आपदा से भी पूरा क्षेत्र ग्रसित रहा है और वहाँ लोग आज भी काफी परेशान हैं। कई मुद्दे हैं जो केदारनाथ उपचुनाव में काफी जोर शोर से उठाए जाएंगे और इन्हीं के इर्द गिर्द ये चुनाव भी रहने की उम्मीद है। जिस तरह से बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने पूरे प्रदेश से अपने सारे बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया था, अब वही स्थिति केदारनाथ में भी देखने को मिलेगी। दोनों दलों के वरिष्ठ से लेकर के हर तरह के कार्यकर्ता केदार घाटी में देखने को मिलेंगे। चुनाव के बाद पता चल पाएगा किसकी बातों में कितना दम था और जनता ने किसको अपना समर्थन दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को खूब शेयर कीजिए। नमस्कार।